स्टार्ट। भारत के 22 करोड़ मुसलमानों को आज सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है? शिक्षा, सशक्तिकरण और सुरक्षा। क्या उन्हें मदरसों में अच्छी शिक्षा मिल पाती है? नहीं। उन्हें विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानविकी की अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, जबकि मदरसे उन्हें मज़हब की बड़ी खुराक के साथ दूसरे विषयों की छोटी खुराकें भी मुहैया करा पाते हैं। आज मुस्लिम नौजवान उबर और ओला कैब चला रहे हैं, ज़ोमैटो और स्विगी में घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं, एसी और कारों की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग, चिकित्सा, कानून, आर्किटेक्चर के टेक स्टार्टअप्स में वे आज कहाँ हैं? भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 15% से अधिक है, लेकिन भारतीय उद्यमियों में उनकी सहभागिता महज 1% से भी कम है। आज़ादी के बाद से हुई सशक्तिकरण की मुहिमों ने मुसलमानों को दरकिनार कर दिया है। राजनीतिक घोषणापत्रों के इस मौसम में दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस ने मुस्लिम सशक्तिकरण के प्रश्न को संबोधित नहीं किया है। हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा कि लोकसभा में आज की ओर से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन सरदेसाई ने यह नहीं बताया कि मुसलमान भी तो भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर वोट करते हैं। अलगाव की ताली दोनों हाथों से बजती है। सच यह है कि मुसलमानों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यधारा में उनके समावेश की आवश्यकता है, लेकिन सेक्युलरिज्म को अपनी केंद्रीय विचारधारा बताने वाले दलों ने ही उन्हें इससे वंचित किया है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, एआईएमआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रमुक और अन्य प्रो मुस्लिम पार्टियों की नीतियां मुसलमानों को सशक्त बनाने की नहीं, बल्कि उनका तुष्टीकरण करने की है। सशक्तिकरण और तुष्टीकरण में क्या अंतर है? यह कि तुष्टीकरण से कोई दीर्घकालीन शैक्षिक या व्यावसायिक लाभ नहीं मिलता। वह मुसलमानों को भारतीय मुख्यधारा में समाहित होने और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों, कौशल विकास, अपवर्ड मोबिलिटी और सुरक्षा जैसे उसके लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, जबकि सशक्तिकरण में ये सब अनिवार्य रूप से होता है। तुष्टीकरण वास्तव में मुस्लिम वोट हासिल करने की अदूरदर्शी नीति है, जो मुसलमानों को गरीब, अल्पशिक्षित बनाए रखती है और उन्हें कम वेतन वाली नौकरियों के आसरे छोड़ देती है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को ही देखें। 46 पेज के इस घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा किया गया है। यह एक पिछड़ा हुआ विचार है, जिसे वीपी सिंह ने 1990 में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया था।
लेकिन इसने जाति को अप्रासंगिक बनाने के बजाय भारत को जाति के आधार पर और विभाजित कर दिया। पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में आम मुसलमानों के जीवन में सुधार लाने, भारत के सबसे गरीब समुदाय के रूप में उनकी स्थिति से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के नए विचारों के लिए लगभग ना के बराबर जगह है। हालांकि घोषणा पत्र में शिक्षा और नौकरी के लिए EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का वादा ज़रूर प्रगतिशील विचार है। समग्र आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा का 2022 में उसके इस आदेश के बाद उल्लंघन किया जा सकता है कि यह सीमा केवल SC, ST और OBC श्रेणियों पर लागू होती है, लेकिन गरीबों को भी सामाजिक न्याय की ज़रूरत है जो जाति पर आधारित ना हो। यदि आपकी आय एक निश्चित स्तर से कम है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं या दलित। एकमात्र मानदंड आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। मुस्लिम नेताओं ने भी अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है। चूँकि EWS में सभी धर्मों के नागरिक शामिल हैं, इसलिए ऐसे प्रगतिशील कदम से गरीब मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा ने पहले ऐसे किसी विचार का समर्थन किया था जो शिक्षा व रोजगार के लिए आरक्षण में जाति धर्म के मानदंडों को अप्रासंगिक बनाता हो। सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों में मुसलमानों के लिए ये बिंदु शामिल होने चाहिए। पहला, हम मुसलमानों का सशक्तिकरण करेंगे, तुष्टीकरण नहीं। दूसरा, मुसलमानों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नीतियां बनाएंगे। तीसरा, मुस्लिम मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और केवल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में ही नहीं। भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी आबादी का लाभ का एक बड़ा हिस्सा जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में है, जहां कामकाजी उम्र घट रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन इसे भुनाने के लिए हमें इन देशों के लिए विशिष्ट स्किल वाले कामगारों में निवेश करने की ज़रूरत है। हमें टीम लीज़ जैसी कंपनियों की ज़रूरत है जो न केवल जापानी कंपनियों और भारतीय कामगारों के बीच संपर्क बनाए, बल्कि कामगारों को इन देशों में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्रैश कोर्स भी मुहैया कराए। दूसरी तरफ वे उन देशों को भी यकीन दिलाएं कि भारतीय कामगार उनके सामाजिक ताने बाने को कोई नुकसान पहुंचाए बिना भी बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। स्टॉप।